जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल ino.by एजुकेशन में। तो जैसे कि बच्चों हम पिछले वीडियो में पुरुष जनन तंत्र बोले तो नर जनन तंत्र का संरचना तक पढ़े थे। तो आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम बाबू पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन को देखेंगे। यानी पिछले वीडियो में केवल हम संरचना पढ़े थे बाबू, और संरचना में जितने भी अंग दिखाई दे रहा था उन अंगों को हम चर्चा नहीं किए थे, उन अंगों का डिफिनेशन नहीं पढ़ाए थे जी नहीं। लेकिन आज के क्लास में, आज के वीडियो में बाबू उस संरचना के साथ साथ जितने भी अंग दिखाई दे रहा था पुरुष जनन तंत्र में, उस सारी अंगों को, उन सारी ऑर्गेन को हम बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। यानी यूं कहें कि हम पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन को देखेंगे। क्या देखेंगे? यानी पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन को देखेंगे। चलिए बाबू, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आप लोग वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना। चलिए देखो बाबू, पुरुष जनन तंत्र को समझने के लिए, पुरुष जनन तंत्र के सचित्र वर्णन को समझने के लिए सबसे पहले आपको बाबू ये पुरुष जनन तंत्र का चित्र बनाना होगा। तो देखो बाबू, हम आपको समझाने के लिए हम पहले ही पुरुष जनन तंत्र का चित्र बना लिए हैं। देखो बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र का चित्र है, ये पुरुष जनन तंत्र का संरचना है। अब ये संरचना में जितने भी अंग दिखाई दे रहा है, जैसे वृषण कोश, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहक नली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, शीर्ण एवं शिश्नमुंड, और साथ ही साथ शुक्राशय, साथ ही साथ ये सहायक ग्रंथि जो दिखाई दे रहा है, इस सारी अंगों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए हम ज्यादा समय न लेते हैं और बारी बारी से सभी अंगों को हम पढ़ते हैं। देखो बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र में सबसे पहले हम कौन से अंगों के बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहला अंग पढ़ेंगे बाबू हम वृषण कोश के बारे में, बोले तो स्क्रोटम के बारे में। चलिए हम सबसे पहले वृषण कोश के बारे में समझते हैं। देखो बाबू, ये पुरुष जनन तंत्र है और ये पुरुष जनन तंत्र में ये देखो, ये थैली नुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है, ये थैली नुमा संरचना को ही हम लोग वृषण कोश कहते हैं। अब ये थैली नुमा संरचना पाया जाता है कहाँ? इसमें, इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं जो सुनिएगा। देखो समझना, वृषण कोश होता क्या है, ये स्क्रोटम होता क्या है। देखो, पुरुषों के उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के मतलब होता है बाबू पेट की बात कर रहा है, तो उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर, किधर? नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में एक थैली नुमा, कौन से नुमा? एक थैली नुमा लटकी हुई संरचना पाई जाती है। यानी एक लटकी हुई थैली नुमा संरचना पाई जाती है, और जिसे ही हम लोग बाबू वृषण कोश कहते हैं। यानी फिर से हमने क्या कहा कि पुरुषों के उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है। और इस थैली नुमा संरचना को ही हम लोग बाबू वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और इसी वृषण कोश के अंदर, इसी वृषण कोश के अंदर बाबू एक जोड़ी, बोले तो एक जोड़ी के मतलब दो गो, इसी वृषण कोश के अंदर बाबू, इस वृषण कोश के अंदर बाबू एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी बाबू टेस्टिस पाए जाते हैं। तो इसी वृषण कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। चलिए अब देखो बाबू, समझने वाली बात यह है, अगर आपसे पूछ दे कि वृषण कोश किसे कहते हैं, तो नहीं बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा बाबू, कहिएगा कि पुरुषों के उदर गुहा के बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में एक लटकी हुई थैली नुमा संरचना पाई जाती है, और जिसके अंदर एक जोड़ी, बोले तो दो गो, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, और जिसे हम वृषण कोश कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वृषण कोश कहते हैं। देखो बाबू, ये वृषण कोश का डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। वृषण कोश किसे कहते हैं? तो उदर गुहा के ठीक बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में लटकी हुई एक थैली नुमा संरचना पाई जाती है, और जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस पाए जाते हैं, और जिसे हम लोग वृषण कोश कहते हैं। तो वृषण कोश किसे कहते हैं बाबू, समझ में आ गया? आया? हाँ। अब देखते हैं, वृषण कोश तो हमने समझ लिए, अब ये वृषण कोश का कार्य क्या होता है भाई, इसका फंक्शन क्या होता है, समझिएगा। देखो बाबू, ये वृषण कोश करता क्या है, ये करता क्या है बाबू? तब वृषण कोश बाबू ये वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है।
वृषण के तापमान को क्या करता है बाबू, नियंत्रित करता है। ये जो वृषण कोष दिखाई दे रहा है, ये हमने अभी अभी बताया जो वृषण कोष, ये वृषण कोष करता क्या है बाबू, तो ये वृषण कोष वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है, वृषण के तापमान को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये वृषण कोष का तापमान कितना होता है बाबू, तो इसका तापमान बाबू शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बाबू, कम होता है। ये वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। अब कहेंगे ये वृषण कोष बाबू, ये वृषण के तापमान को नियंत्रित कैसे करता है, क्या इसमें फ्रिज लगा हुआ है बाबू, नहीं। देखो कैसे करता है, ये वृषण कोष जो होता है बाबू, इस शरीर के अंदर नहीं होते हैं, शरीर के बाहर लटके हुए होते हैं, दोनों टांगों के बीच में लटके हुए होते हैं। अगर इस शरीर के अंदर रहता बाबू, तो शरीर के जब अंदर रहता तब वृषण कोष का तापमान भी उतना ही रहता जितना हमारा शरीर का तापमान है। तो हमारा शरीर का तापमान होता है रहता है बाबू लगभग 37.5 डिग्री सेल्सियस, तब वृषण कोष का भी तापमान उतना ही रहता अगर शरीर के अंदर रहता तब। लेकिन भगवान ने ये जो नेचुरल तरीका से, हमारे भगवान ने नेचुरल तरीका से वृषण कोष को बाबू शरीर से बाहर कर दिया है। तो शरीर से बाहर कर देने से क्या होता है कि वृषण कोष का जो तापमान होती है बाबू, उस शरीर के तापमान से क्या हो जाती है, हल्का कम जाती है। ये हमने नहीं बनाया, ये भगवान ही ने बनाए हैं। नेचुरल तरीका है ये बाबू, नेचुरल तरीका से है ये। समझ में आया? चलिए, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। तो हम स्टार बना करके लिख दिए हैं कि वृषण कोष क्या करता है बाबू, या वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। ये वृषण कोष की तापमान कितनी होती है बाबू, तो इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इसको याद रखिएगा, वृषण कोष वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है, और वृषण कोष का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। चलिए, अब एक खास बात याद रखिएगा, ये वृषण कोष जो होता है बाबू, ये गर्मी में लंबे हो जाते हैं, यानी लम्हा जाता है बाबू, गर्मी में लंबे हो जाते हैं। और जैसे ही सर्दी के मौसम आते हैं, ठंडे के मौसम आते हैं, तो ठंडे के मौसम में सिकुड़ जाते हैं। इसका नेचर है बाबू। तब वृषण कोष जो है बाबू, गर्मी के दिन में लंबे हो जाते हैं और सर्दियों के दिन में क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। देखो ये भी पॉइंट को हम लिख दिए हैं कि यह जो है गर्मी में लंबे एवं सर्दियों में क्या हो जाते हैं बाबू, सिकुड़ जाते हैं। तब वृषण कोष क्या है बाबू, समझ में आ गया। वृषण कोष फिर से सुनिए, वृषण कोष किसे कहते हैं, तब पुरुषों के उदर गुहा के ठीक बाहर नीचे की ओर दोनों टांगों के बीच में एक लटकी हुई थैली नुमा संरचना पाई जाती है, और जिसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, एक जोड़ी टेस्टिस पाया जाता है, और जिसे हम लोग वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष करता क्या है बाबू, तो वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। वृषण कोष का तापमान कितना होता है बाबू, तब वृषण कोष का तापमान जो होता है बाबू शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण कोष का एक नेचर क्या है बाबू, तो ये सर्दी में लंबे हो गर्मियों में लंबे हो जाते हैं, और सर्दी के मौसम में, ठंडे के मौसम में क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। वृषण कोष समझ में आया ना बाबू। चलिए, अब वृषण कोष के अंदर जो वृषण पाया जा रहा था बाबू, अब ये वृषण के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा नंबर में पढ़ेंगे बाबू वृषण। तो कोई यहाँ पे पढ़ेंगे बाबू वृषण। समझिए, वृषण कहते हैं किसे, पहले समझ लेते हैं। तब तक कोई वृषण कोष नजर आ रहा था, है ना जी। इसी वृषण कोष के अंदर चिकना के मतलब चिकना, है ना जी। इसी वृषण कोष के अंदर चिकनी गुलाबी रंग के, वृषण का जो रंग होता है हल्की गुलाबी रंग का होता है बाबू। तब वृषण कोष के अंदर चिकनी गुलाबी रंग का अंडाकार के मतलब गोलाकार भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तब वृषण कोष के अंदर चिकनी गुलाबी रंग के अंडाकार एक जोड़ी संरचना पाई जाती है। एक जोड़ी के मतलब 2 गो संरचना पाई जाती है, और इसी एक जोड़ी संरचना को बाबू हम लोग वृषण कहते हैं। यानी वृषण कोष के अंदर चिकनी गुलाबी रंग के एक जोड़ी अंडाकार, एक जोड़ी संरचना पाई जाती है, जिसे हम लोग वृषण कहते हैं बाबू। और इसी वृषण में बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू। इसी वृषण में किसका निर्माण होता है, नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इसीलिए हम बाबू बताए होंगे कि वृषण को पुरुषों का प्राथमिक अंग कहते हैं, बताए हैं ना जी। हाँ, चलिए देखो बाबू, हम वृषण किसे कहते हैं डिफिनेशन लिखा दिए हैं। देखो वृषण किसे कहते हैं, टेस्टिस किसे कहते हैं। तो कहेंगे बाबू कि वृषण
कोश के अंदर, क्योंकि वृषण वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं, वृषण कोश के अंदर चिकनी हल्की गुलाबी रंग के अंडाकार एक जोड़ी संरचना पाई जाती है, एक जोड़ी संरचना पाई जाती है, और जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, जो किसका निर्माण करता है, जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और उसे हम बाबू क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। यानी वृषण कोश के अंदर चिकनी गुलाबी रंग के अंडाकार एक जोड़ी संरचना पाई जाती है, जो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। देखो बाबू एकदम सेम डिफिनेशन हम वृषण को लिखा दिए हैं। प्रत्येक वृषण कोश के अंदर चिकनी गुलाबी रंग के अंडाकार एक जोड़ी संरचना पाई जाती है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वृषण कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। समझ में आया? हाँ, ये वृषण को हम बाबू पुरुषों का प्राथमिक अंग कहे थे ना, पहला वीडियो में देखे हैं बाबू। हाँ, क्यों कहे थे? क्योंकि वृषण जो है बाबू नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है, इसीलिए वृषण को हम पुरुषों का प्राथमिक या प्रमुख अंग कहते हैं। तो डिफिनेशन के नीचे भी स्टार बना करके लिख दिए हैं बाबू, लिख दिए हैं कि वृषण पुरुषों का प्राथमिक या प्रमुख अंग होते हैं। समझ में आया? चलिए दूसरा हम पॉइंट ये लिखा दिए हैं बाबू कि वृषण की लंबाई कितनी होती है बाबू। जब डिफिनेशन पढ़ लिए तो जब अपनी लंबाई चौड़ाई भी देख लेते हैं, तो वृषण की लंबाई जो होता है बाबू 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई जो होता है बाबू 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू? 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाबू, हम वृषण पढ़ लिए, वृषण कोश पढ़ लिए, वृषण पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं बाबू तीसरा नंबर में आधि वृषण। तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे बाबू? आधि वृषण। चलिए इपिडेडमिस, देखो यहाँ पे हेडिंग डाल दिए आधि वृषण, ये पढ़ते हैं। अब आधि वृषण किसे कहते हैं, इपिडेडमिस किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बाबू, वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, एक जोड़ी के मतलब 2 गो वृषण पाया जाता है, और प्रत्येक वृषण के ऊपर, यानी 2 गो वृषण पाया जाता है तो दोनों के ऊपर की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी, कितने मीटर? प्रत्येक वृषण के ऊपर, तो कोई वृषण नजर आ रहा है ना जी, 2 गो, ऐसे वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी, याद रखना कितने मीटर? लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जा रही है। देखो ये प्रत्येक वृषण के ऊपर यहाँ पे एक नली नजर आ रहा है, ये मुड़ा हुआ है बाबू, कुंडलित है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मुड़ी हुई है इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। ये लगभग इसकी लंबाई 6 मीटर होता है बाबू। तब प्रत्येक वृषण के ऊपर, देखो आधि वृषण किसे कहते हैं बाबू, आधि वृषण किसे कहते हैं जी? तब प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जाती है। प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जाती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी? आधि वृषण कहते हैं, इपिडिडमिस कहते हैं। अब ये आधि वृषण तो समझ में आ गया, ये जो दिखाई दे रहा है बाबू यही आधि वृषण है। ये प्रत्येक वृषण के ऊपर यही 6 मीटर लंबी होती है, और लंबी होती है, पतली होती है और कुंडलित होती है, और इसी नली को हम लोग क्या कह देते हैं बाबू? आधि वृषण। समझ में आ गया? यानी प्रत्येक वृषण के ऊपर प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जाती है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आधि वृषण कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये बाबू आधि वृषण कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आधि वृषण कहते हैं। चलिए अब ये आधि वृषण करता क्या है, हम तो समझ लिए कि आधि वृषण किसे कहते हैं। देखो डिफिनेशन भी सेम लिख दिए, प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जाती है, और जिसे हम लोग आधि वृषण कहते हैं। अब ये आधि वृषण करता क्या है बाबू? ये जो आधि वृषण है, इपिडिडमिस है, ये इपिडिडमिस करता क्या है? तो देखो बाबू, ये वृषण के अंदर नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये नर युग्मक शुक्राणु को क्या करता है? जमा करता है, संचित करता है, यानी कि स्टोर करता है। आधि वृषण क्या करता है? नर युग्मक शुक्राणुओं को जमा करने का कार्य करता है, संचित करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ जमा तो करवे करता है, संचित तो करवे करता है, और साथ ही साथ नर युग्मक शुक्राणुओं को पोषण भी देता है। तो आपसे अगर पूछ दे कि आधि वृषण का कार्य क्या है, तो नर युग्मक शुक्राणुओं को संचित करना एवं नर युग्मक शुक्राणुओं को क्या करना? पोषण प्रदान करना।
तो देखो बाबू, अधिवृषण के नीचे हम स्टार बना करके लिखते हैं कि यह जो है यानी अधिवृषण जो है बाबू नर युग्मक शुक्राणुओं को संचित करता है और पोषण प्रदान करता है। ये अधिवृषण करता क्या है बाबू, ये जो दिखाई दे रहा है अधिवृषण, ये करता क्या है, नर युग्मक शुक्राणुओं को संचित करता है यानी जमा करता है, कुछ समय तक जमा रखता है और उसको पोषण प्रदान करता है। समझ में आया? चलिए अब दूसरा कॉर्ड समझिएगा बाबू। पहला कॉर्ड तो समझ में आ गया, अब दूसरा कॉर्ड समझते हैं बाबू। ये अधिवृषण क्या करता है, तो दूसरा कॉर्ड क्या करता है बाबू कि ये नर युग्मक शुक्राणुओं को शुक्र वाहक नली तक पहुंचाने का कार्य करता है। शुक्र वाहक नली तक क्या करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ध्यान से देखो, ये है बाबू अधिवृषण। ये अधिवृषण के पीछे वाले जो नली दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं शुक्र वाहक नली। तो ये अधिवृषण क्या करता है, इन नर युग्मक शुक्राणुओं को शुक्र वाहक नली तक, ई वाला नली तक क्या करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। ये अधिवृषण नर युग्मक शुक्राणुओं को क्या करता है, इस शुक्र वाहक नलिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आया? दूसरा कार्य क्या करता है, नर युग्मक शुक्राणुओं को शुक्र वाहक नली तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अब तीसरा कार्य याद रखिएगा बाबू, अधिवृषण का तीसरा कार्य याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, अधिवृषण में क्या होता है बाबू, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। क्रमाकुंचन के मतलब अधिवृषण जो होता है बाबू सिकुड़ते हैं फैलते रहते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, अपने आप इसका नेचर है बाबू सिकुड़ना फैलना। तो इसमें सिकुड़ रहा है फैल रहा है, इसका मतलब यह है कि इसमें क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। इसमें क्या हो रही है, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। इसी क्रमाकुंचन के कारण बाबू नर युग्मक शुक्राणु गति करके शुक्र वाहक नलिका तक पहुंचती है। तो तीसरा कार्य याद रखिएगा, यानी कि अधिवृषण जो करता है इसमें क्रमाकुंचन की क्रिया होती है। अधिवृषण में क्या होती है बाबू, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिसके कारण शुक्राणु गति करके कहां तक पहुंचता है बाबू, शुक्र वाहक नली तक पहुंचता है। अधिवृषण समझ में आया? हमने क्या कहा कि प्रत्येक वृषण के ऊपर लगभग 6 मीटर लंबी पतली कुंडलित नली पाई जाती है, जिसे हम लोग अधिवृषण कहते हैं। ये अधिवृषण करता क्या है बाबू, तो नर युग्मक शुक्राणुओं को संचित करता है और पोषण प्रदान करता है। दूसरा कार्य क्या करता है बाबू, नर युग्मक शुक्राणुओं को शुक्र वाहक नली तक पहुंचाने का कार्य करता है बाबू। और तीसरा कार्य क्या बताएं कि इसमें क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिसके कारण नर युग्मक शुक्राणु कहां तक पहुंचता है, ये शुक्र वाहक नलिका तक पहुंचता है। अधिवृषण समझ में आया? चलिए तो हमने वृषण कोश, वृषण और अधिवृषण समझ लिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाबू चौथा पढ़ते हैं बाबू शुक्र वाहक नली। क्या पढ़ते हैं बाबू, शुक्र वाहक नली, व्हाट्स डिफरेंस। चलिए देखो यहाँ पे शुक्र वाहक नली के बारे में पढ़ेंगे, ये वाला शुक्र वाहक नली के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र वाहक नली किसे कहते हैं समझिएगा। देखो बाबू ये अधिवृषण है, यहाँ से लेकर के बाबू यहाँ तक ये अधिवृषण है, और अधिवृषण के पीछे से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, अधिवृषण के पीछे से लगभग 40 सेंटीमीटर पतली लंबी नली पाई जाती है। अधिवृषण के पीछे से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी पतली क्या पाई जाती है, नली पाई जाती है, और उस नली को ही हम लोग कहते हैं बाबू शुक्र वाहक नली। इस शुक्र वाहक नली ये करता क्या है बाबू, तो शुक्राणुओं को वाहक करने का कार्य करता है। इन नर युग्मक शुक्राणुओं को कहां तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये मूत्र मार्ग नली तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसे जो शुक्र वाहक नली के द्वारा शुक्राणु कहां तक पहुंच जाता है, ये मूत्र मार्ग नली तक चले जाते हैं। तो इस शुक्र वाहक नली करता क्या है, नर युग्मक शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये नर युग्मक शुक्राणुओं को वाहक करने का कार्य करता है, इसलिए इसको शुक्र वाहक नली का नाम दिया गया। चलिए तो अगर आपसे पूछ दे कि शुक्र वाहक नली किसे कहते हैं, तो अधिवृषण के पिछले भाग से यानी अधिवृषण के पीछे से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी पतली नली पाई जाती है, जो नर युग्मक शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम लोग शुक्र वाहक नलिका कहते हैं। देखो बाबू सेम डिफिनेशन लिख दिए हैं, शुक्र वाहक नली किसे कहते हैं, तो अधिवृषण के पीछे से लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी पतली नली पाई जाती है, जो नर युग्मक शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग नली तक क्या करने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है, वाहक करने का कार्य करता है, जिसे हम लोग शुक्र वाहक नली कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब हम चौथा पढ़ते हैं बाबू मूत्र मार्ग। चौथा क्या पढ़ते हैं बाबू, मूत्र मार्ग।
नहीं, पांचवा हो गया। पांचवा क्या पढ़ते हैं बाबू? मूत्र मार्ग। देखो, पढ़ना चाहिए था मूत्राशय, लेकिन मूत्राशय नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे बाबू? क्यों? मूत्राशय जो होता है बाबू, ये जानन अंग नहीं होते हैं, ये जानन से संबंधित ये अंग नहीं है, इसलिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ये केवल संरचना में आ रहा था, इसीलिए हम बना दिए, लेकिन इसको जनन में नहीं पढ़ना होता। ये जनन से संबंधित नहीं है, ये अंग जनन में कोई सहायता नहीं करता है, इसीलिए डायरेक्ट हम पढ़ेंगे बाबू मूत्र मार्ग। ये जनन से इसका कोई इस अंगों को जनन से कोई संबंध नहीं है बाबू, इसीलिए इस मूत्राशय को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं बाबू मूत्र मार्ग। अब देखो, मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, यूरेथ्रा किसे कहते हैं, तो समझना। देखो, यह है मूत्राशय बाबू। आई मूत्राशय से ठीक नीचे की ओर एक पतली नली निकल रही है। मूत्राशय से ठीक नीचे की ओर एक पतली नली निकल रही है। इस पतली नली को ही हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं बाबू, यूरेथ्रा कहते हैं। ये मूत्र मार्ग करता क्या है बाबू? ये मूत्र को एवं नारीयुग्मक शुक्राणुओं को बाहर निकालने में सहायता करता है। इसी नली के द्वारा बाबू मूत्र एवं नारीयुग्मक शुक्राणु बाहर निकलते हैं। तो समझ में आया मूत्र मार्ग किसे कहते हैं? यानी मूत्राशय से ठीक नीचे की ओर एक पतली नली निकलती है, जो मूत्र एवं शुक्र वाहक नल एवं नारीयुग्मक शुक्राणुओं को बाहर निकालने में सहायता करता है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। समझ में आया? चलो देखो, सेम डिफिनेशन लिख दिए बाबू। यानी मूत्र मार्ग किसे कहते हैं? तब मूत्राशय से ठीक नीचे की ओर एक पतली नली निकलती है, जो मूत्र एवं वीर्य को यानी नारीयुग्मक शुक्राणुओं को बाहर निकालने में क्या करता है? सहायता करता है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। चलिए, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे बाबू, छठा पढ़ेंगे बाबू, शिश्न के बारे में, बोले तो पेनिस के बारे में। किसके बारे में बाबू? शिश्न के बारे में, बोले तो पेनिस के बारे में। अब शिश्न किसे कहते हैं बाबू? पेनिस किसे कहते हैं जी? समझिएगा। देखो देखो, यहाँ पे लिख दिए हैं कि शिश्न किसे कहते हैं, पहले समझ लेते हैं। तो देखो, प्रत्येक पुरुषों में, सभी पुरुषों की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक पुरुषों में वृषण कोष के ऊपर बीच में, प्रत्येक पुरुषों में ये वृषण कोष के ऊपर बीच में लटकी हुई बेलनाकार संरचना वाले उत्थानशील, उत्थान के मतलब सेंसिटिव एकदम, उत्थानशील मैथुन अंग पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बाबू शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं। यानी कि प्रत्येक पुरुषों में वृषण कोष के ऊपर बीच में लटकी हुई बेलनाकार संरचना वाले, इसका संरचना होता है बाबू बेलनाकार, तो बेलनाकार संरचना वाले उत्थानशील मैथुन अंग पाए जाते हैं, जिसे हम लोग शिश्न कहते हैं। अई बाबू, शिश्न करता क्या है बाबू? तो ये मैथुन क्रिया करने में सहायता करता है। ये मैथुन क्रिया करने में क्या करता है बाबू? सहायता करता है। समझ में आया? आइए, शिश्न करता क्या है? तो ये नारीयुग्मक शुक्राणु के मादा के जनन अंगों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। नारीयुग्मक शुक्राणुओं को, वीर्य को मादा के जनन अंगों में क्या करने का कार्य करता है बाबू? स्थानांतरित करने का कार्य करता है, मादा के जनन अंगों में मुक्त करने का कार्य करता है। समझ में आया? देखो, डिफिनेशन लिख दिए हैं। शिश्न किसे कहते हैं, पेनिस किसे कहते हैं? तो प्रत्येक पुरुषों में वृषण कोष के ऊपर बीच में लटकी हुई बेलनाकार संरचना वाले उत्थानशील मैथुन अंग पाए जाते हैं, जो मैथुन के क्रिया करने में क्या करता है बाबू? सहायता करता है। मैथुन के क्रिया करने में क्या करता है? सहायता करता है, जिसे हम लोग बाबू शिश्न कहते हैं, पेनिस कहते हैं। समझ में आया? अब पेनिस को और हम डिटेल से पढ़ा देंगे बाबू, लेकिन हम संरचना में केवल इतना ही देखेंगे। चलिए, उसके बाद हम शिश्न मुंड को देखेंगे बाबू। किसके देखेंगे? शिश्न मुंड। देखो, यहाँ पे है ग्लास पेनिस, शिश्न मुंड। सतमा देखते हैं बाबू, शिश्न मुंड किसे कहते हैं? तो शिश्न मुंड का मतलब क्या है? तो शिश्न के सबसे अंतिम सिरा वाले भाग को, शिश्न के सबसे अंतिम सिरा वाले भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न मुंड कहते हैं, जो हल्के उभरी हुई होती है बाबू। ये अधिक सेंसिटिव होते हैं, अधिक संवेदनशील होते हैं बाबू। देखो, डेफिनेशन लिख दिए हैं कि शिश्न के सबसे अंतिम सिरा वाले भाग को शिश्न मुंड कहते हैं। ये हल्की उभरी एवं संवेदनशील होते हैं। तब पुरुष जनन तंत्र का बाबू सचित्र वर्णन कर दिए, यानी चित्र के साथ जितने भी अंग दिखाई दे रहा था, उन अंग को हम पढ़ लिए। अब देखो, बच गया बाबू ये ग्रंथि। तो ये ग्रंथि को हम अगले वीडियो में देखेंगे, यानी कि नर सहायक ग्रंथि में ये तीनों ग्रंथि को हम पढ़ लेंगे। चलिए, हो गया। एक पॉइंट और कहने जा रहे हैं। देखो, हम पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन तो पढ़ लिए, लेकिन इसमें कुछ अंग ऐसे हैं बाबू जिसको और विस्तार पूर्वक से पढ़ना है,
और डीपली तरीका से पढ़ेंगे। जैसे ये वृषण है बाबू, ये हल्का फुल्का पढ़े हैं, इसको और विस्तार पूर्वक से हम पढ़ेंगे। जैसे उसके बाद ये शिश्न है बाबू, इसको हम हल्का फुल्का पढ़े हैं, इसको और विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। और ये जो बाबू शिश्न मुंड है, ये हल्का फुल्का पढ़े हैं, इसको भी और विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे केवल हल्के फुल्के इसलिए पढ़े हैं कि हम बाबू पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कर रहे हैं। तो सचित्र वर्णन करने के लिए केवल इतने ही डिफिनेशन चाहिए बाबू, उससे ज्यादा नहीं। अब इसको हम जितने भी अंग हमने अभी अभी बताया कि जैसे वृषण हो गया, शिश्न हो गया, शिश्न मुंड हो गया, तो ये सब को हम और विस्तार पूर्वक से पढ़ा देंगे। संरचना में केवल इतना ही बता देंगे। चलिए बाबू, हाँ, और उसके बाद हम ये नर सहायक ग्रंथि जैसे शुक्राशय ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि भी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो क्या पुरुष जनन तंत्र बाबू समझ में आया? आया ना? हाँ, तो इसी तरह से बाबू प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखें और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें बाबू। चलिए आप लोग नोट करो बाबू इसको।